लुइस ड्यूक को बताता है कि रॉयला अपने कमरे में सो रही है, जिस पर ड्यूक कहते हैं कि तुमने अच्छा किया। आगे लुइस याद करने लगता है कि कैसे रॉयला उसे अपने कमरे में सोई हुई मिली थी और उसने उसे हिलाया था, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। लुइस को ऐसे कांपते हुए देखकर इवान सोचने लगता है कि क्या रॉयला को कुछ हो गया है। आगे ड्यूक रॉयला के कमरे को खोलने में घबरा रहे होते हैं, तो आज हंसते हुए सोचने लगता है कि ये देखते हुए कि वो कितने नर्वस हैं, मैं जरूर सही होऊंगा। फिर वो ड्यूक को साइड करता है और खुद से दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। ड्यूक उसके ऊपर चिल्लाते हैं। वो कहने लगता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो बस सो नहीं रही है। ड्यूक कहने लगता है कि हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि वो सो रही है, लेकिन अगर वो सच में सो रही है तो हमारे लिए इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। आज सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे खुद से चेक करना होगा। फिर वो अपने हाथ को रॉयला की तरफ बढ़ाने लगता है, तो इवान उसके हाथ को रोकते हुए कहता है कि तुम किसे टच कर रहे हो। ये पहले ही बहुत बेकार था कि तुम एक ड्यूक की बेटी के कमरे में घुस गए थे जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तो आर्च उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं उन्हें नहीं छूऊंगा। लुइस फिर उन्हें वार्न करके वहाँ से जाने लगता है। फिर वो रॉयला को चेक करता है और शॉक हो जाता है। ड्यूक उससे पूछते हैं कि रॉयला की हालत कैसी है। वो सोचने लगता है कि इसके पास जितना माना है उसमें जीना भी काफी नहीं है, उठना तो काफी दूर की बात है। मैं अब क्या करूं? मैं बिना सोचे समझे ही अंदर घुस गया। मैंने एम्परर का सील किया हुआ लेटर लाया है, लेकिन मैं यहाँ पर ड्यूक क्लेमेंट के साथ डील कर रहा हूँ। वो मुझे इसके लिए माफ नहीं करेंगे। इवान उससे कंडीशन पूछता है तो वो बताता है कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ड्यूक घबराते हुए सोचने लगते हैं कि क्या इसका मतलब। ड्यूक गुस्से से कहने लगते हैं तो क्या आप अंदर घुस गए थे एक और बार मुझे रियलाइज करने के लिए कि मेरी बेटी कोमा में है? आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे? तो वो कहने लगता है कि ये सच है कि मैंने आपको काफी परेशान किया, लेकिन एम्परर भी ऐसा ही चाहते थे। ये सच में इस कारण नहीं था क्योंकि मैं आपके ऊपर शक कर रहा था। ये तो बस। तो ड्यूक चिल्लाते हैं कि ऐसे एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। क्या हो अगर एक और आकाशवाणी हुई तो आप उस समय क्या करेंगे? आगे वो उनके ऊपर और ज्यादा चिल्लाने लगते हैं, तो आज अपना सिर झुकाकर उनसे माफी मांगते हैं। ड्यूक कहते हैं कि दूसरी वार्निंग नहीं होगी, मेरे घर से अभी निकल जाइए। जाते हुए आज सोचता है कि मैं कभी भी अपनी बेइज्जती नहीं भूलूंगा। उनके जाने के बाद लुइस चिल्लाने लगता है कि डॉक्टर को बुलाइए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रॉयला आज बिशप ने कहा कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ड्यूक पूछते हैं कि क्या जब तुम रॉयला को यहाँ पर ला रहे थे तो कुछ हुआ था? तो लुइस चिल्लाता है कि मैंने उसे यहाँ पर नहीं लाया है। मैं जब ट्रेनिंग हॉल में गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और उसको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पर आया तो वो यहाँ पर सो रही थी। ड्यूक चिल्लाते हैं किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी के बॉडी को हाथ लगाने की। इवान अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ सीरिया की छानबीन करने के लिए। लुइस कहने लगता है कि रॉयला, मैं उसको हिला रहा था लेकिन वो नहीं उठी। ये सुनकर ड्यूक घबराने लगते हैं और जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी रॉयला उठ जाती है। ड्यूक जल्दी से जाकर उसे गले लगा लेते हैं। वो सोच रहे थे कि मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें फिर से खो दिया। रॉयला लुइस और इवान से पूछने लगती है कि क्या हुआ, तो लुइस अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं खुश हूँ, मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर हम लोग थियोडोर को देखते हैं जो कि कह रहा था कि वो जरूर उठ गई होगी। वो सोचने लगता है कि सब कुछ फिर से चालू हो जाएगा जब जिंदगी की रोशनी चमकेगी। आज बिशप ने जिंदगी की रोशनी को रुगनेट की रोशनी कहा है, लेकिन मुझे सच में वो महसूस हुआ था। 1 साल पहले जब वो बच्ची सो गई थी तब रुगनेट को अपनी रोशनी दोबारा मिल गई थी, लेकिन लोमान एम्पायर की हालत काफी बेकार थी। अभी अभी तो वो काफी अच्छा होना चालू हुआ है। जैसे ही वो बच्ची उठी वैसे ही मुझे महसूस हुआ कि सब कुछ नॉर्मल होने लगा है, जैसे कि वो इंतजार कर रहा था। रुगनेट ने फिर से अपनी रोशनी को खो दिया। हाँ, जो जिंदगी की रोशनी है वो बच्ची है रॉयला। ये देखते हुए कि आज बिशप हाउस क्लेमेंट में एम्परर के सील के साथ गए थे तो जरूर एम्परर भी इस बात को जानते हैं, लेकिन अभी उस बच्ची के पास कोई भी पावर नहीं है। उसे नहीं पता कि वो रुगनेट की बच्ची है। मुझे और इंतजार करना होगा। तभी उनसे कोई आके पूछता है कि आज बिशप विल सेट इन रुगनेट। मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जिस आज बिशप को देखा है उनका सरनेम बर्जर है। थियोडोर कहता है कि परेशान मत होइए, रुगनेट नहीं बदला है। अब चलिए आज बिशप बर्जर से मिलने के लिए चलते हैं, वो जरूर अभी तक लौट गए होंगे। वो सोचता है कि रुगनेट की बच्ची, प्लीज रोमान एम्पायर की रोशनी बनो।
अगले सीन में रॉयला लुइस के अफेक्शन लेवल को देखकर, जो कि 24% हो गया था, सोच रही थी कि वो जल्दी ही 80% से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन वो ये देखकर हैरान होती है कि इवान का अफेक्शन लेवल भी 2% से बढ़ गया है। फिर वो खाना खाते हुए कहने लगती है, तो आप लोग कह रहे हैं कि मैं थोड़े समय के लिए मर गई थी। तो ड्यूक कहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज बिशप ने ऐसा ही कहा था। रॉयला फिर कहने लगती है कि लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इवान ने खुद से हर जगह को चेक किया है, और वैसे भी मेरे पास एक डैड और 2 भाई हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो ज्यादा परेशान मत होइए फादर। ड्यूक कहते हैं कि ठीक है, ये काफी अच्छी बात है। फिर रोएला सोचने लगती है कि एनीवे वो व्यक्ति जिसने मुझे बेहोश किया था जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी और मुझे मेरे कमरे में ले गया था और मुझे एक लाश में बदल दिया था, वो जरूर वही आदमी होगा, है ना। ऐसा कहते हुए वो थियोडर को याद कर रही थी, यानी कि उसे थियोडर याद था। वो सोचने लगती है, तो उसने मुझे किडनैप किया जबकि मैं अपने ट्रेनिंग एरिया में भाग रही थी। मेरे स्टैट्स बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। फिर वो याद करती है कैसे वो चाहता था कि वो जिए, यानी कि वो उसे मारना नहीं चाहता था। तभी ड्यूक कहने लगता है कि मैं जल्द ही अनाउंस कर दूंगा कि तुम उठ चुकी हो। मैं हमेशा के लिए टेम्पल से ये छुपा नहीं सकता। रॉयला पूछने लगती है कि क्या ये अच्छा नहीं है कि टेम्पल जाने कि मैं उठ चुकी हूँ। ड्यूक कहने लगता है कि अभी के लिए मैंने प्रूफ कर दिया है कि तुम्हारा उठने का समय और रुगनेट के पावर खोने का समय सेम नहीं है। रॉयला कहती है कि क्या, तो वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं, मैं जल्दी ही अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ये बात ध्यान में रखना। रॉयला को समझ में नहीं आ रहा होता है कि सब लोग इतने सीरियस मूड में क्यों है। फिर वो कहती है कि तो फिर क्या मैं बाहर जा पाऊंगी। तो ड्यूक उस पर हाँ कहते हैं। तभी वो याद करने लगती है कि कैसे उस लड़के से काफी ज्यादा होली पावर महसूस हो रही थी। आगे वो सोचती है कि ऐसा लगता है कि डैड मुझसे ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्लियर है कि जो टेम्पल है वो मुझे परेशान कर रहा है। एनीवे उस आदमी ने मेरी मदद की थी, तो क्या वो एक लौता व्यक्ति है टेम्पल से जो कि मेरे साइड में है? तो क्या वो एक नया मेल कैंडिडेट हो सकता है? फिर वो कहती है कि डैड मेरे पास एक सवाल है, क्या आप एक टेम्पल प्रीस्ट को डेट कर सकते हैं? ये सुनने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं और गुस्सा भी। सबका अफेक्शन लेवल भी डाउन हो जाता है। लुइस का -4 और इवान का -2। अगले सीन में हम लोग एम्ब्रा को देखते हैं, जो कि आज बिशप से कह रहे थे कि क्या आपने नहीं कहा था कि आप बिल्कुल श्योर हैं? तो वो घबराते हुए कहने लगता है कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे। तो एम्ब्रा कहते हैं कि और एक और चीज है जो कि मुझे परेशान कर रही है। मैंने ऑर्फनेज के पेपर्स को चेक किया और मुझे पता चला कि उसका जन्म मेरे राज्याभिषेक के काफी दिनों बाद हुआ था। तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि उसका कुछ लेना देना उस आकाशवाणी से है? तो वो कहने लगते हैं कि ऑर्फनेज के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है वो बच्चों का असली डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है। वो डेट होता है जब बच्चे ऑर्फनेज में आए थे। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है असली डेट का पता लगाना और कब उनका जन्म हुआ था। एम्ब्रा गुस्से में कहने लगते हैं, तो तुमने मुझे कहा था कि वो रुगनेट की बच्ची है जब तुम्हें पता भी नहीं था असली डेट और टाइम। तो आज बिशप घबराते हुए मना करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने उस दिन ये साफ साफ देखा था 12 साल पहले, जब टेम्पल के ऑर्फनेज के बच्चों को सेंट्रल टेम्पल में लाया गया था चाइल्ड केयर के दिन पर। उस समय मैं बस एक काम सा प्रिस्ट था जो कि बच्चों को ले जा रहा था और तब मैंने उसे देखा था। हम बच्ची रॉयला को देखते हैं जिसके अगल बगल से काफी चमकदार रोशनी निकल रही थी। आज भी सब कहने लगते हैं कि वो रोशनी बस एक ही चीज है लोमान एम्पायर में जो कि इतना अच्छा कलर दिखा सकता है, और वो है एम्पायर का ट्रेजर रुगनेट। वो आगे बताते हैं कि 12 साल पहले जब रुगनेट ने अपनी रोशनी को खोई थी आकाशवाणी पाने के बाद, तब उस समय वो बच्ची रुगनेट के पास ही थी। मैंने देखा कि कैसे वो दोनों लाइट से कनेक्टेड थे और ड्यूक क्लेमेंट ने उस बच्चे को उसके बाद अडॉप्ट कर लिया। वो सोचने लगता है कि अभी तक मैं शांत था क्योंकि मैं ड्यूक क्लेमेंट से दुश्मनी नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी आगे वो सोचते हैं कि मैं एम्परर का भरोसा जीतूंगा और ड्यूक से बदला लूंगा, और कहने लगता है कि मैं श्योर हूँ। एम्परर भी हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया। लोमान एम्पायर जब से बना है तब से एम्पीरियल फैमिली और टेम्पल कभी भी एक साथ नहीं हुए हैं। हालांकि फिर हमें पूरी आकाशवाणी बताई जाती है वो दिन जब एम्पायर का नकली सूरज उठेगा। वो उम्मीद जो कि खो गई थी वो फिर से मिल जाएगी और बच्चे का रोना पूरी दुनिया में गूंजेगा। एम्परर आर्नोल्ड अपनी नकली सूरज होने वाली बात को फैलाएंगे और इस एम्पायर के असली बड़े सूरज से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। टेम्पल को रुगनेट की रोशनी चाहिए होगी ताकि वो अपना सुख बनाए रखे, और इसलिए और इस तरह पहली बार एम्परर और टेम्पल एक साथ रहेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, जिसका नाम है रोएला क्लेमेंट।
तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।